मीडिया के सभी साथियों का उमंग फाउंडेशन की ओर से इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्वागत है। मेरे साथ हैं श्री विनोद योगाचार्य, ये उमंग फाउंडेशन के साथी हैं, ट्रस्टी हैं और विश्वविद्यालय में पीएचडी स्कॉलर हैं योगा में। हमारे साथ दूसरे साथी हैं श्री रोहित डुगलेट, ये पीएचडी कर रहे हैं, सीनियर रिसर्च फेलो हैं आप डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स में हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी में और हमारे साथी हैं। हम सब जानते हैं कि रोज़ रक्त की जो है दिक्कत आती है, मेडिकल कॉलेज शिमला में भी, टांडा में भी और बहुत जगह आती है। आज भी मेरे पास 2 सुबह कॉल आई क्योंकि मेरा नाम मेडिकल कॉलेज के ब्लड बैंक के बाहर लिखा है कि जब इमरजेंसी हो तो आप कॉल करें। 1-2 नाम और लिखे हैं, तो रोज़ में रात तक फ़ोन आते हैं और जो दूसरे लोग समाज में काम कर रहे हैं उनके पास भी फ़ोन आते हैं। बहुत शॉर्टेज रहती है, लेकिन कभी भी इस शॉर्टेज क्यों है ये जानने की कोशिश कोई नहीं करते। हम भी आमतौर पर नहीं करते हैं। हम भी रक्तदान शिविर लगाते हैं। 1 जनवरी को हमने शिविर लगाया, अभी 1 फरवरी को लगाया और जैसे जैसे सर्दियां ज़्यादा पड़ती हैं हम कैंप भी आमतौर पर लगाते रहते हैं। और ख़ुद भी हम तीनों लोग हमने ब्लड डोनेट कई बार किया है। मैंने 99 टाइम्स किया है, 99 बार, रोहित ने शायद 15 बार और 40 बार। हम लोग सीनियर ब्लड डोनर भी हैं, रक्तदाता भी हैं और समाज को जागरूक भी करते हैं। तब हम ये हैसियत रखते हैं कहने की कि सरकार या स्वास्थ्य विभाग कहाँ पर फेल हो चुका है और क्या कारण है कि पूरे प्रदेश में कागजों पर तो काम इनका बिल्कुल पूरा रहता है, 100% करेक्ट रिपोर्ट दिल्ली जाती है, लेकिन अगर देखा जाए तो वो 100% करेक्ट नहीं होती है। ये झूठे आंकड़े तैयार करके दिल्ली भेजते हैं, जो सरकार के लोग भेजते हैं, चाहे वो एड्स कंट्रोल सोसाइटी है चाहे हेल्थ डिपार्टमेंट है। मेरा आज का फोकस इस पे है कि ऐसी परिस्थिति हिमाचल प्रदेश में क्यों है। इसके बैकग्राउंड है एक केस 1992 में 1992 में, चाहे आप लोग इसको रिपोर्ट ना भी करें, इतनी बैकग्राउंड को मैंने डाल दिया, लेकिन आपकी समझ के लिए, क्योंकि आप लोग खबरें करते हैं। मैं भी आपके बीच से ही निकला हुआ एक जर्नलिस्ट हूँ, फिर यूनिवर्सिटी चला गया और रिटायरमेंट के बाद अभी फिर समाज में काम करता हूँ। तो ये खास करके जो हमारे बच्चे हैं, जो बिल्कुल यंग जनरेशन के हैं, अभी पास आउट होके आए हैं, उनकी समझ के लिए 1992 में कॉमन कॉज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एक केस फाइल हुआ था सुप्रीम कोर्ट में। उसमें कहा गया था कि पूरे देश भर में ब्लड को लेकर के, ब्लड बैंकिंग को लेकर के केओस है, अराजकता की स्थिति है और बहुत खराब हालत है। खून खरीदा जा रहा है, बेचा जा रहा है, उससे जो संक्रमण है वो रक्त में आता है, चाहे वो एड्स और HIV है, चाहे यौन संचारित रोग हैं और भी बहुत सी बीमारियां हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 4 जनवरी 1996 को एक बहुत ही बेहतरीन लैंडमार्क जजमेंट दिया और उसका जो जीस्ट है, लबोलुबाब, वो ये है, उसने कहा कि नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन यानी नाको, जो अभी तक ब्लड का सारा मैनेजमेंट देखती है, ब्लड बैंकिंग का, इसका रोल सीमित कर दिया जाए, सीमित कर दिया। और उसने कहा कि नेशनल ब्लड ट्रांसफ्यूजन काउंसिल दिल्ली में बने केंद्र स्तर पर और राज्यों में, सभी राज्यों में, जिसमें हिमाचल प्रदेश भी है, हिमाचल प्रदेश भी पार्टी था उसमें, उस केस में, यहां पर स्टेट ब्लड ट्रांसफ्यूजन काउंसिल बने। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था, काउंसिल बन गई, लेकिन वो कागजों पर चलती रही। हमारी जो स्वास्थ्य सचिव होते हैं, सेक्रेटरी हेल्थ टू द गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश, चाहे वो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हो, चाहे प्रिंसिपल सेक्रेटरी हो, चाहे सेक्रेटरी, जो सेक्रेटरी का काम देखता है वो इसका चेयरपर्सन होता है। जैसे अभी चेयरपर्सन जो है वो सेक्रेटरी हेल्थ M सुधा देवी जी हैं। ऐसे शुरू से सेक्रेटरी रहा इसमें, और इसमें कोई मेंबर सेक्रेटरी होता है, कोई HAS ऑफिसर अभी भी हैं और दूसरे भी इसमें होते हैं। तो ये निष्क्रिय या ठप पड़ी संस्था है, जबकि ये नियामक संस्था है, स्टैट्यूटरी बॉडी है, वैधानिक संस्था है और ब्लड बैंकिंग सिस्टम की रेगुलेटरी बॉडी है। जान करके आपको हैरानी होगी कि इसको रिकॉन्स्टिट्यूट ही पिछले 1 दशक से नहीं किया गया, इसका पुनर्गठन नहीं किया गया।
जो संस्था बनी थी, जो जिसमें मेंबर 2 साल के लिए अपॉइंट होते हैं, सरकारी मेंबर तो नॉमिनेटेड रहते हैं, जैसे सेक्रेटरी हेल्थ चेयरपर्सन हो गया, सेक्रेटरी फाइनेंस हो गया, दूसरे हो गए, लेकिन जो वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स होते हैं, रेड क्रॉस का होता है, HPVHA का होता है, कोई नहीं। 2 साल का टर्म खत्म हो गया। सबसे हैरानी की बात यह है कि 8 साल से ज्यादा हो चुके हैं, 8.5 साल, इसकी कोई मीटिंग ही नहीं हुई। जिस काउंसिल का, स्टेट ब्लड ट्रांसफ्यूजन काउंसिल का काम ब्लड बैंकिंग सिस्टम को हेल्दी रखना, उस ब्लड बैंकों की पूरी व्यवस्था को देखना, उनकी ज़रूरतों का आकलन करना, उनके लिए स्टाफ जुटाना, उनके स्टाफ की रिक्वायरमेंट लेना, और इस सब के बाद समाज में रक्तदान को लेकर के जागरूकता फैलाना। आप लोग इतने सालों से ब्लड डोनेशन कैंप कवर कर रहे होंगे, गारंटी लेता हूं मैं हमारे मीडिया के साथी स्टेट ब्लड ट्रांसफ्यूजन काउंसिल का नाम आज पहली बार सुन रहे होंगे। ठीक है ना चारू? पहली बार सुन रहे होंगे, क्योंकि कुछ इन्होंने हम कौन जानेगा। मेरी गवर्नमेंट में भी सीनियर लेवल पर बात हुई, क्योंकि जब मैं इस रिसर्च में लगा था तो मेरी बात हुई, सबसे ज्यादातर को पता ही नहीं है, IAS ऑफिसर्स को नहीं पता है, मेडिकल कॉलेज के सीनियर अथॉरिटीज को नहीं पता है कि स्टेट ब्लड ट्रांसफ्यूजन नाम की कोई काउंसिल भी राज्य में है। इनका काम है मीडिया के माध्यम से समाज में ब्लड के लिए जागरूकता के लिए काम करना, वर्कशॉप लगाना, मीडिया की ट्रेनिंग करना। जो आज मैं काम कर रहा हूं, बता रहा हूं आपको, ये सॉर्ट ऑफ ट्रेनिंग भी है कि आपको पता चले कि ब्लड बैंकिंग सिस्टम कैसे चलता है। मैं भी आपकी तरह जर्नलिस्ट था, जब मैं जनसत्ता में चंडीगढ़ में था रिपोर्टर 30 साल पहले, तो वहां PGI ने हमारे लिए एक छोटा सा 7 दिन का कोर्स बनाया था, मॉड्यूल बनाया था, और मैं उस ट्रेनिंग से निकला हूं, इसलिए मुझे ब्लड बैंकिंग के बारे में सारा पता रहता है। तो इन्होंने कोई काम नहीं किया। हम कैंप लगाते हैं, दूसरे NGOs आगे आते हैं जब शॉर्टेज होती है, ट्रांसफ्यूजन काउंसिल की तरफ से कोई अपील नहीं आती है, एक बैनर अपना नहीं लगाते हैं, एक सर्टिफिकेट ट्रांसफ्यूजन काउंसिल की तरफ से या कोई पेन डोनर्स को देने के लिए, कोई कैप, कोई T-शर्ट, जो नेशनल गाइडलाइंस हैं कि आप डोनर्स को मोटिवेट करने के लिए क्या क्या करेंगे। छोटी सी कोट के लिए पिन दे दें, एक पेन दे दें, पेन जिससे कि लोग लिखेंगे भी, और उसके ऊपर लिखा होगा स्टेट ब्लड ट्रांसफ्यूजन काउंसिल, डोनेट ब्लड सेव लाइफ, उससे मोटिवेशन होता है। आज तक इस काउंसिल ने कोई काम नहीं किया। ये फंड्स इनके पास आते हैं, वो कहां जाते हैं? मैं मुख्यमंत्री को एक पत्र लिखा है, उसमें जांच की मांग की है। तो ये स्थिति है पूरे प्रदेश में। अब इसका खतरा क्या है? मेन बात यह है कि काउंसिल अगर नहीं काम कर रही तो खतरा क्या है? खतरा सबसे बड़ा ये है कि जब ब्लड बैंकिंग व्यवस्था ठीक नहीं होती है, तो जो 96 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर ब्लड बैंकिंग व्यवस्था ठीक नहीं है तो खून लोग खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, और इससे रक्त संचारित रोग बढ़ जाएंगे। किसी को HIV हो जाएगा, किसी को सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज हो जाएगी, किसी को जॉन्डिस हो जाएगा, किसी को दूसरी बीमारियां हो जाएंगी, ये सारी भी, किसी को रेबीज भी हो सकता है। ये सारी बीमारियां खून के जरिए फैल सकती हैं। तो इसलिए ट्रांसफ्यूजन काउंसिल को सारी जिम्मेवारी दी गई थी। आज हिमाचल में यही बिल्कुल सिमिलर सिचुएशन है 1996 वाली, कि हमारे यहाँ ब्लड की, इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज और जितने बड़े ब्लड बैंक हैं, ब्लड की बहुत शॉर्टेज होती है आमतौर पर, गर्मियों का थोड़ा सा सीजन छोड़ करके। उस हालत में अगर हम देखें तो ब्लड की जब शॉर्टेज होती है, तो अगर ब्लड बैंकिंग की रेगुलेटरी बॉडी अगर होगी, नियामक संस्था होगी, तो वो देखेगी इसके नहीं होने से क्या नुकसान है। जहां स्टाफ कम है, कोई उसकी नीड असेसमेंट नहीं है कि ब्लड बैंक में स्टाफ कितना है, कौन से इक्विपमेंट और मशीन लगी है, उसकी कोई असेसमेंट नहीं है कि कितनी उसकी और जरूरत है। मैं आपको बताता हूं कि हम हमेशा अपने लेवल पर पर्चे छपवाते हैं। अभी हमारा परसों कैंप था, उसमें भी हम पर्चे बांट रहे थे, थैलेसीमिया को लेकर के, वॉलंटरी ब्लड डोनेशन को लेकर के। उसमें हम जो है प्रचार प्रसार का काम करते हैं, जो सरकार से 1 पैसे की मदद नहीं लेते हैं। हम दोस्त लोग मिलकर के ये सारा काम संचालित करते हैं। दिक्कत क्या है कि 1 यूनिट ब्लड 3 मरीजों को आसानी से चढ़ाया जा सकता है, जिसे हम कंपोनेंट थेरेपी कहते हैं। कंपोनेंट थेरेपी से ब्लड बैंक पर
और समाज के डोनर्स पर प्रेशर 1/3 रह जाता है। अगर 100 यूनिट ब्लड इकट्ठा हुआ तो 300 लोगों को, 300 नहीं 280 लोगों को, अगर नहीं हुआ तो 250 लोगों को चढ़ जाएगा, वरना 100 यूनिट ब्लड सिर्फ 100 लोगों तक जाएगा और शॉर्टेज बनी रहेगी। हमारा कहना है जो भारत सरकार की और विश्व स्वास्थ्य संगठन की WHO की गाइडलाइंस हैं कि 100% कंपोनेंट आप बनाएं। अगर 100 यूनिट ब्लड आपके पास आया है, 100 यूनिट ब्लड का आप कंपोनेंट बनाएं ताकि 300 लोगों को वो ब्लड दिया जा सके। क्यों नहीं कंपोनेंट बन पाते हैं? आपकी जानकारी के लिए इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज में कंपोनेंट मेकिंग लेस देन 25% है। अगर 100 यूनिट ब्लड आया तो 20 से 25 यूनिट तक का ही वो जो है कंपोनेंट बनाते हैं। तो बाकी जो 75 यूनिट है, 80 यूनिट है, वो पूरा का पूरा ब्लड, होलसम ब्लड दे दिया जाता है, जबकि 80 यूनिट ब्लड 240 लोगों को दिया जा सकता है, जिसमें प्लाज्मा, प्लेटलेट्स और RBC मुख्य तौर पर उसके कंपोनेंट होते हैं। क्यों नहीं बनाया जा पाता है? ब्लड बैंक के ऊपर सारे दोष देते हैं, मैं भी दोष देता हूं कई बार ब्लड बैंक को कि क्या सिस्टम है। बहुत से उनके यहां फ्लॉज हैं, खामियां हैं, गड़बड़ हो सकती है, लेकिन ऐसे मामले में ब्लड बैंक विक्टिम है, उसको हम कल्प्रिट मान लेते हैं, लेकिन ब्लड बैंक खुद एक विक्टिम है। किसका विक्टिम है? स्टेट गवर्नमेंट के हेल्थ डिपार्टमेंट का, जो उसकी बात सुनता नहीं है। अगर इनके पास प्रॉपर स्टाफ हो तो ये कंपोनेंट बना सकते हैं, ब्लड बैग्स प्रॉपर हो तो ये, उसके लिए ब्लड बैग जो है दूसरे आते हैं, तो ये लोग उसकी कंपोनेंट्स बनाने का काम आसान हो सकता है। इनके पास वैन हो, वैन, एक बार आप लोगों को, कुछ सीनियर हैं, कल्याण जी जैसे, इनको याद होगा, बहुत बड़ी बड़ी बसें आई थी, वॉल्वो से भी 1.5 मीटर बड़ी, कि इसमें ब्लड डोनेट किया जाएगा, जब GS बाली जी होते थे। फ्री में आ गई थी नैको से, वो पता नहीं कहां गई, उसका पता नहीं है, लेकिन वो हिमाचल के लिए फिजिबल थी ही नहीं, क्योंकि वो मुड़ती ही नहीं थी। छोटी वैन हो, HPU भेज दे, सेक्रेटेरिएट भेज दे, AG ऑफिस भेज दे, वहां पे जाकर के ब्लड चाहे 10 यूनिट भी आए, वहां से ब्लड आ सकता है। कौन करेगा? उसके लिए ब्लड बैंक तो नहीं अरेंज कर सकता है, क्योंकि उसके लिए स्टाफ भी चाहिए, ड्राइवर भी चाहिए, टेक्नीशियन भी चाहिए, मेडिकल ऑफिसर भी चाहिए, ये चीजें। तो ये ब्लड बैंक को, सारे ब्लड बैंकों की बात में कर रहा हूं, विक्टिम बना करके हेल्थ डिपार्टमेंट ने रखा हुआ है। ना हेल्थ मिनिस्टर के पास टाइम है इसके लिए, और ना हेल्थ सेक्रेटरी के पास टाइम है। वो जिन कामों में टाइम लगाते हैं उसके बारे में मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। सब दुनिया जानती है कि ये लोग, स्वास्थ्य विभाग के लोग किस तरीके से काम करते हैं। हमने इसमें है कि पिछले 8 साल से ज्यादा हो गए ट्रांसफ्यूजन काउंसिल की मीटिंग नहीं हुई। ये बीजेपी के टाइम से मीटिंग नहीं हुई है। हमने मैं आपको बताता हूं कि ये नहीं कि हम ये मामला पहली बार उठा रहे हैं। ये 29 जनवरी 2021 को सेवा में माननीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर राजीव सहजल को हमने एक पत्र खुद जाके दिया था। मैं गया था, विनोद योगाचार्य जी गए थे और दूसरे साथी गए थे, और इस लेटर में वही सारी बातें जो आज मैं कह रहा हूं। तब मैंने लिखा था कि इसकी मीटिंग 5 साल से नहीं हुई है, अब 8 साल हो गए, 3-4 साल हो चुके हैं। इस लेटर का कोई संज्ञान स्वास्थ्य विभाग ने, उस समय के स्वास्थ्य सचिव ने, मिस्टर अमिताभ अवस्थी भी वहीं थे उस मीटिंग में हमारे साथ, स्वास्थ्य मंत्री के साथ, उस समय सेक्रेटरी हेल्थ थे, कुछ भी इसका नहीं किया गया। क्यों नहीं किया गया? क्योंकि इन लोगों के पास और बहुत से ऐसे काम हैं गैर जरूरी, मरीज को मरते हुए देख करके इनको दुख नहीं होता है। कोई भी काम ब्लड ट्रांसफ्यूजन काउंसिल नहीं करती है, यहां तक कि एक बैनर भी नहीं लगाती है। एक और, आप पे बहुत से हमारे साथियों को, यंग जो हमारे मीडिया के साथी हैं, नहीं पता होगा कि कंपोनेंट होल ब्लड का बनाते हैं। पूरा का पूरा ब्लड ले लिया, ब्लड बैग उसके लिए अलग है, उसमें 3 कंपोनेंट बन जाएंगे। एक मशीन ऐसी आती है, एफ्रेसिस मशीन कहते हैं, एफ्रेसिस, मैंने प्रेस रिलीज में डाल दिया है, उसकी स्पेलिंग थोड़ी डिफरेंट सी है। वो PGI में है, सारे अच्छे ब्लड बैंक्स में है। 20 से 25 लाख रुपए की मशीन आती है। एक चीफ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी पर करोड़ों रुपए सरकार खर्च करती है। प्रदेश में एक भी मशीन, एफ्रेसिस मशीन नहीं लगाई गई है। उस मशीन का काम क्या है? आपको प्लेटलेट्स चाहिए, आपको प्लाज्मा चाहिए, हॉस्पिटल को आपको चाहिए ये क्या कहते हैं, लाल रक्त कण। आपको पूरा ब्लड देने की जरूरत नहीं है। आप जाएं, आपसे वो निडिल लगाएगा,
आपके बॉडी से, ये मैंने खुद देखा है, खुद पीजीआई में देखा है, आपकी बॉडी से पूरा ब्लड निकल करके जाएगा और वो मशीन के अंदर उस पर्टिकुलर कंपोनेंट को, जो तत्व निकालनी चाहते, जो आपको चाहिए, उस पे बटन दबाओ, वो तत्व मशीन में चला जाएगा, बाकी सारा रक्त आपकी बॉडी में वापस आ जाएगा। एक बार रक्तदान करने की बजाय अगर ये मशीन लग जाए तो मैं अभी बताता हूं कि कौन कितनी बार कर सकता है इसमें। हम कहते हैं कि लेडीज साल में 3 बार और जेंट्स 4 बार कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर हम एफरेसिस का इस्तेमाल करते हैं तो कई बार हम साल में 24 बार भी प्लेटलेट्स साल में 24 बार एक ही व्यक्ति साल में 4 बार रक्तदान कर सकता है, जबकि प्लेटलेट्स डोनेट करने हैं, जैसे डेंगू हो जाता है प्लेटलेट्स काउंट डाउन हो जाते हैं, कोविड हो गया प्लेटलेट्स काउंट डाउन हो गए, आपने होलसम पूरे ब्लड में से थोड़ा सा प्लेटलेट निकाल लिया, व्यक्ति जाकर के साल में 24 बार कर सकता है। कितना समाज के ऊपर प्रेशर कम हो जाएगा। ये कल्प्रिट है हेल्थ डिपार्टमेंट, ये अभियुक्त है जिसने की जो मरीजों को और जो रक्तदाता संस्थाएं हैं उनको और समाज को परेशान करके रखा हुआ है जहां तक रक्त का मामला है। तो इस तरीके की स्थिति में हमारे सामने और कोई चारा नहीं है कि हम इस सारे मामले को जो है जैसे ब्लड जो है समाज के सामने लाएं। अब मैं थोड़ा सा आंकड़े भी बता देता हूं कि लाल रक्त कण जो है और संपूर्ण रक्त 35 दिन तक हमारे ब्लड बैंक्स में हिमाचल में खराब नहीं होता है। प्लेटलेट्स का जीवन जो साल में 24 बार दे सकते हैं 5 दिन का होता है, 5 दिन में खराब हो जाता है। और एक प्लाज्मा होता है, उसको फ्रोजन सिचुएशन में ला करके 1 साल तक भी उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। राज्य में टोटल 24 ब्लड बैंक हैं, जिसमें से 20 सरकारी क्षेत्र में है और 4 गैर सरकारी क्षेत्र में है। लेकिन इन सब में भी सुप्रीम कोर्ट द्वारा स्थापित जो वैधानिक व्यवस्था है स्टेट ब्लड ट्रांसफ्यूजन काउंसिल की, वो राम भरोसे है, भगवान भरोसे है। एड्स कंट्रोल सोसाइटी थोड़ा बहुत इसमें जो भी होता है वो काम करती है, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट के जो ऑर्डर है वो ऐसा नहीं था कि उसका विकल्प है, वो इनके लिए कंपलसरी है, मैंडेटरी है। उसका ये सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का 4 जनवरी 1996 का ये खुला उल्लंघन कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में खतरा यह है कि जब खून की कमी होती है तो लोग परेशान होते हैं, हमें फोन करते हैं, दूसरे एनजीओज को फोन करते हैं, और उसका नतीजा क्या होता है कि हम लोग जो डोनर्स भेजते हैं कई लोग हम तक नहीं पहुंच पाते हैं। वो किसी को, किसी लेबरर को, किसी दूसरे को, किसी नशेड़ी को लेकर के आ सकते हैं और आते भी हैं। हमारे पास प्रूफ नहीं है लेकिन हम ये बता सकते हैं कि ऐसा होता है, आते हैं और उसका ब्लड डोनेट हो जाता है। वो ब्लड इतना संक्रमित हो सकता है कि उस व्यक्ति की जान चली जाएगी और पूरे ब्लड बैंकिंग सिस्टम को जो सुप्रीम कोर्ट ने 1996 में सुधारने का जो है आदेश दिया था, उसका बेसिक पर्पस डिफीट हो जाएगा, उसका उद्देश्य ही छिन्न भिन्न हो जाएगा। आईजीएमसी में साल में कोई लगभग 16,000 यूनिट ब्लड की जरूरत पड़ती है, जिसमें 12,000 यूनिट ये लोग जो है वो कैंपों के माध्यम से लेते हैं। इन आंकड़ों के ऊपर मैं इनकी प्रामाणिकता के ऊपर नहीं जाता हूं, मैंने जुटाए हैं, लेकिन ऑलमोस्ट 50% ब्लड ऐसा है जो डोनर जो पेशेंट ढूंढ करके लाता है। पेशेंट का डोनर ढूंढना बहुत खतरनाक है, क्योंकि जब उसको नहीं मिलेगा और अपनी जान बचाने के लिए किसी को 1,000, 2,000, 4,000 रुपए दे करके आ जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने 1996 में जो व्यवस्था की थी उसका नाश हो चुका होता है जब किसी नशेड़ी या किसी भी व्यक्ति को, जो कि एक प्रोफेशनल बेचने वाला है रक्त को, खून ना तो खरीदा जा सकता है ना बेचा जा सकता है, ये क्राइम है, इसमें सजा हो सकती है। ये नौबत स्वास्थ्य विभाग के कारण से प्रदेश में आ रही है, खतरा सबसे बड़ा ये है। और ऐसे में जिस प्रकार से मुख्यमंत्री समाज के सबसे कमजोर वर्गों के साथ खड़े हैं, वैसे ही वो उन मरीजों के साथ भी खड़े होंगे जिनको कि स्वास्थ्य विभाग, स्वास्थ्य सचिव के कारण से
रक्त मिलने में दिक्कत आती है और वो रक्त खरीदने और बेचने पे मजबूर हो सकते हैं। मेरा इतना ही निवेदन था। एक अग्रणी स्वयंसेवी संस्था है और अग्रणी रक्तदाता हैं। 99 बार मैंने किया, 40 बार विनोद योगाचार्य जी ने किया, 15 बार रोहित डुगलेट ने किया। ऐसे कितने साथी हैं हमारे पास, 60, 70, 80 बार जो है रक्तदान कर चुके हैं। उन लोगों की चिंता ज्यादा है कि हमारा बेसिक उद्देश्य जो है जीवन का, दूसरे की जान बचाना, वो खत्म हो जाएगा अगर कोई नशेड़ी, कोई चिट्टा लेने वाला, कोई कई सुइयों से जो है नशा लेने वाला, कोई भांग खाने वाला, कई मल्टीपल सेक्सुअल रिलेशन बनाने वाला, यानी कि अनहेल्दी डोनर अगर जाकर के खून बेच करके आ जाएगा तो समाज नहीं चल सकता है। सुप्रीम कोर्ट को इससे चिंता थी और 1996 में उसने इसकी व्यवस्था कर दी थी। और भी बहुत सी चीजें हैं जिसमें कि हमारी हिमाचल प्रदेश सरकार जो है जिसका उल्लंघन करती है, जिसमें है कि नेशनल ब्लड पॉलिसी। मैंने सारा कई दिनों से रिसर्च करके रखा हुआ है। इसके बहुत से ऐसे प्रावधान है जिसका हमारा स्वास्थ्य विभाग उल्लंघन कर रहा है। वॉलंटरी ब्लड डोनर प्रोग्राम, इसके बहुत से प्रावधान ऐसे हैं जिसकी कोई चिंता ही नहीं है, स्वास्थ्य विभाग को पता ही नहीं है। और भी बहुत से, ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट है 1940 का, उसके जो ब्लड सेफ्टी के जो प्रावधान है उनका भी उल्लंघन है। उससे होता क्या है कि इंड यूजर जो है, जो बीमार है, वो तड़पता है और वो तड़प स्वास्थ्य मंत्री और स्वास्थ्य सचिव या जो दूसरे लोग स्वास्थ्य विभाग के हैं आला अफसर, उन तक वो तड़प नहीं पहुंचती है, क्योंकि उनके तो चपरासी को भी ब्लड बैंक दे देता है। अगर बोल दे कि मैं सेक्रेटरी हेल्थ के ऑफिस का पीएन बोल रहा हूं तो उसको ब्लड मिल जाएगा, जाहिर सी बात है, पूरे प्रदेश में मिल जाएगा, क्योंकि वो सेक्रेटरी हेल्थ के ऑफिस में है। आम उस व्यक्ति की पहुंच जहां नहीं है, हम लोगों तक पहुंच है, मेरा नंबर लिखा हुआ है, हमारे तक पहुंच है, लेकिन उस पहुंच की भी सीमाएं हैं। हम सर्दियों में यूनिवर्सिटी बंद है, कॉलेज बंद है, कोर्ट्स बंद है, समाज में आबादी शिमला में कम हो जाती है, डोनर्स कम हो जाते हैं। ऐसे में वो व्यक्ति क्या करेगा जिसकी पहुंच कोई नहीं है। ये ब्लड बैंक और ब्लड ट्रांसफ्यूजन काउंसिल सुप्रीम कोर्ट ने इसलिए नहीं बनवाई थी कि ये सिफारिशी लोगों के लिए काम करे, ये समाज के अंतिम पेशेंट के लिए बनाई थी। तो मैं ये चाहता हूं कि आपके माध्यम से कान स्वास्थ्य विभाग के, स्वास्थ्य मंत्री के, स्वास्थ्य सचिव के भी खुलें और इस पर मुख्यमंत्री जी संज्ञान लें। पिछले स्वास्थ्य मंत्री ने तो संज्ञान नहीं लिया था, इस बार अगर संज्ञान लेते हैं तो अच्छा होगा। और मैं यहां पर यह भी कहना चाहूंगा कि मुझे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की नीयत पर कोई शक नहीं है। इन्होंने जिन वर्गों के लिए मैं काम करता हूं, जिसमें कि दिव्यांग लोग हैं, बेघर बुजुर्ग हैं, अनाथ बच्चे हैं, महिलाएं हैं, मानसिक रोगी जो सड़कों पे भटके हुए, बेसिकली उमंग फाउंडेशन इन वर्गों के लिए, समाज के अंतिम वर्ग जिसके साथ कोई नहीं खड़ा होता है, हम उसके लिए काम करते हैं। उनके लिए इन्होंने जितने अच्छे काम किए हैं मुख्यमंत्री ने, इनकी नीयत साफ है और बहुत अच्छे काम करके इन्होंने बताया कि चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट कैसे होते हैं। पहली बार बच्चे परमाणु की सीमा क्रॉस करके चंडीगढ़ गए, गोवा गए, वो बच्चे अमृतसर गए, वो बच्चे जो है दिल्ली घूमे, हवाई जहाज में बैठे, वॉल्वो में बैठे। अनाथ बच्चों को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग इससे पहले कीड़े मकोड़े से ज्यादा कुछ नहीं समझता था। इन्होंने उनको फेस्टिव अलाउंस देना शुरू किया, उनको अपने बच्चों जैसी उनकी चिंता की। मुझे लगता है कि जिस जैसी चिंता इन समाज के दुर्बल वर्गों के लिए मुख्यमंत्री ने की है, वही चिंता मुख्यमंत्री जी उन मरीजों के लिए भी करेंगे। और मेरी मांग है मुख्यमंत्री से कि पिछले सालों में जो लोग इसके कल्प्रिट हैं, जिनकी वजह से मरीज तड़प रहे हैं, समाज में रक्तदान होने के बावजूद शॉर्टेज रहती है, इक्विपमेंट नहीं है, स्टाफ नहीं है, वैन नहीं है, इसके पूरे मामले की जांच कराएं और जो लोग जिम्मेवार हैं उनको इसके लिए पनिश किया जाए। क्योंकि कितने लोग हमारे तक नहीं पहुंच पाते हैं, एमएलए, एमपी या मंत्री तक नहीं पहुंच पाते और रक्त की कमी से वो लोग तड़पते रहते हैं।
उनको सजा जरूर मिलनी चाहिए, उनके अगेंस्ट इंक्वायरीज होनी चाहिए, उनके इंक्रीमेंट रुकने चाहिए, उनकी सैलरी रुकनी चाहिए, और जो भी सजाएं हो सकती हैं वो उनके खिलाफ होनी चाहिए। हमारी ये मुद्दे अभी मेरे पास नहीं है, लेकिन जैसे मैंने अभी बताया कि लगभग आईजीएमसी में टोटल 12,000 यूनिट ब्लड ये लोग कलेक्ट करते हैं, जिसमें ज़्यादातर जो है ब्लड 50% के आसपास कैंप से होता है और 50% के आसपास मरीज को कह दिया जाता है कि आप लेकर के आओ। तो टोटल प्रदेश में कोई मुझे लगता है कि 50 से 60,000 यूनिट ब्लड इकट्ठा होता होगा, जिसमें गैप काफ़ी है। मैंने आरटीआई भी डाली है, उससे हमें जानकारी जब आ जाएगी तो हम दोबारा आपके सामने आएंगे आरटीआई के माध्यम से कि हालत क्या करके रखी है। 50 से 60,000 यूनिट ब्लड की एक साल में यहाँ खपत होती है, और जो बड़े ब्लड बैंक हैं उसमें ब्लड की शॉर्टेज हमेशा रहती है। क्यों? क्योंकि कंपोनेंट थेरेपी पीजीआई में, आपके ध्यान के लिए, पीजीआई में और दिल्ली के जितने बड़े ब्लड बैंक हैं 100% ब्लड का कंपोनेंट बनाते हैं, 100% का। 1 यूनिट ब्लड 3 लोगों को जाता है, अगर 1000 यूनिट इकट्ठा हुआ तो 3000 को जाएगा। यहाँ ये व्यवस्था इसलिए नहीं है कि कोई इसको देखने वाला, सुनने वाला सरकार के स्तर पर नहीं है। सर, जो आईजीएमसी में कंपोनेंट्स बनाते हैं स्टाफ, टेक्नीशियन को, एक नर्स को अगर ब्लड बैंकिंग सिस्टम में ब्लड बैंक ट्रेंड करता है, उसको 6 महीने बाद आप ट्रांसफर कर देते हैं। कुछ स्टाफ आपने आउटसोर्स पे रख लिया, तो उससे होता क्या है कि नया स्टाफ आता है, उसको सीखने में टाइम लगता है। आउटसोर्स वाले तो आउटसोर्स होते हैं, रेगुलर स्टाफ होता नहीं है, और अल्टीमेटली क्या होता है कि ब्लड बैंकिंग व्यवस्था हमारी चरमराई हुई पहले से है। अब जैसे मैं आपको बताता हूँ, जैसे इन बच्चों में से किसी ने अगर जाकर के आईजीएमसी में या हमारे कैंप में जो ब्लड डोनेट कर दिया, उसको ब्लड डोनेट करने के बाद एक सर्टिफिकेट दे देंगे। उस सर्टिफिकेट में ब्लड ग्रुप नहीं लिखा होगा, कि जब तक ब्लड ग्रुप का टेस्ट नहीं हो जाएगा वो नहीं लिखा होगा उस पे, और उसके बाद सूचना कभी नहीं जाती है। उस डोनर को आप थैंक्स का लेटर तो छोड़ दो, आप ये भी नहीं बताते हैं कि आपका रक्त का ग्रुप ये है, नहीं बताते हैं। तो ये भी दिक्कत है, क्योंकि डाटा एंट्री ऑपरेटर चाहिए। मैंने कई जगह बाहर भी ब्लड डोनेट किया है, हिमाचल से बाहर। अभी मैंने ब्लड डोनेट किया, चाहे किसी के कैंप में किया, चाहे उनके ब्लड बैंक में किया।